हाँ जी, कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? अच्छा, मॉड्यूल डिस्कस किया था पिछली बार। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक आधार। अगला चैप्टर जेनेटिक्स पार्ट 2 भी कह सकते हैं आप इसको। पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने जेनेटिक्स के 2 भाग पूरे किए हैं। वो चैप्टर 1 था, लेकिन जेनेटिक्स के उसमें 2 भाग हैं, और तीसरा भाग जो जेनेटिक्स का है वो इस चैप्टर में आता है। जैसे जेनेटिक्स का पहला भाग जो होता है वो सन 1900 से पहले की जेनेटिक्स होती है, जिसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स या क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के टोटल 4 हिस्से हैं, चारों अपने सिलेबस में हैं। 1900 पहले का जो काम था वो सारा क्लासिकल जेनेटिक्स में आता है, जिसमें मेंडल का काम आता है मुख्य रूप से। और 1900 में जब मेंडल का काम वापस खोजा गया, उसके बाद जेनेटिक्स का दूसरा स्वरूप शुरू होता है, जिसमें मुख्य रूप से मॉर्गन का काम होता है। मेंडल का जब तक काम था, मेंडल ने कारकों की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि कारक कहाँ होते हैं और किस चीज़ के बने होते हैं। ठीक है। जब मेंडल का कार्य वापस खोजा गया, मॉर्गन के ज़माने में अगर देखें तो उन्होंने मेंडल की एक बात स्पष्ट करी कि कारक गुणसूत्रों पर होते हैं, लेकिन वो कारक किस चीज़ के बने हैं ये नहीं बता पाए वो। और यहाँ गुणसूत्रों के आधार पर ही वंशानुगति को समझाया गया। तो पहला भाग जहाँ हम क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, दूसरे भाग को हम कहते हैं क्रोमोसोमल जेनेटिक्स। मॉर्गन वाली ये जेनेटिक्स क्या कहलाती है? क्रोमोसोमल जेनेटिक्स। क्रोमोसोम पर जीन होते हैं, उसी क्रोमोसोम से लिंकेज समझाया उन्होंने और सारी चीज़ें। हालांकि वहाँ कोशिश जारी रही आखिर कि ये कारक किस पदार्थ के बने हैं, किस बायोमोलिक्यूल के बने हैं। जिस भी जैव अणु का ये कारक बना होगा, निश्चित रूप से उसको हम कहेंगे आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है। संभावना 2 की सबसे ज़्यादा थी, प्रोटीन या डीएनए, क्योंकि गुणसूत्रों पर अगर जीन है तो गुणसूत्र में तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो डीएनए है या प्रोटीन। लेकिन इनमें से कौन आनुवांशिक पदार्थ है, इसको तय करने में बहुत समय लगा। मतलब मॉर्गन की खोज, मेंडल के कार्यों की खोज के बाद पूरे लगभग 50 वर्ष, 1952 में हर्शे और चेस के प्रयोग से ये कन्फर्म हुआ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तब तक तो एक तरह से गुणसूत्रों पर ही जेनेटिक्स चलती रही, बीच बीच में कोशिश जारी रही आनुवांशिक पदार्थ ढूंढने की, लेकिन कंफर्म कब हुआ? 1952 में। जब एक बार लेकिन ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, तो अब जेनेटिक्स गुणसूत्र से हटकर कहाँ आ गई? डीएनए पर। और जब डीएनए से जेनेटिक्स को समझाना शुरू किया गया, तो वहाँ से शुरू होता है जेनेटिक्स का तीसरा हिस्सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या इसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम आणविक स्तर पर बात करेंगे। कारकों से लक्षण बनते हैं, बहुत पुरानी बात हो गई। कारक गुणसूत्र पर है, ये भी अब पुराना हो गया। कारक डीएनए है, ये नई बात थी। अब यहाँ समझा ये जाएगा कि डीएनए जो कि कारक भी हैं, आखिर ये लक्षण कैसे बनाते हैं। डीएनए अगर आनुवांशिक पदार्थ है तो अगली पीढ़ी में सूचनाएं कैसे जाती हैं, वंशानुगति का क्रियाविधि क्या है, जीन प्रदर्शन कैसे होता है, लक्षण कैसे बनेगा। हमने ये तो कहा कि जीन से प्रदर्शन से प्रोटीन बनता है, कैसे? क्योंकि जीन तो डीएनए है। ठीक है। ये सारी क्रियाविधि इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। जीन का प्रदर्शन हो चाहे वंशानुगति हो, आणविक स्तर पर कैसे होगा। ठीक है। 1950 के बाद लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, 10-20 सालों में हमने ये सब चीज़ें पता कर ली। 1970 तक आते आते मानव जो है केवल जीन डीएनए है इतना ही नहीं जानता था, बल्कि एक जीव की कोशिका में से डीएनए निकाल के उसमें से जीन काट के निकालने में भी हम सक्षम हो गए। तो 1970 के बाद हम बैठे नहीं रहे और हमने अब कृत्रिम कार्य करना शुरू किया
कि जब हम जीन निकाल पा रहे हैं तो हमने एक जीव का जीन दूसरे में लगाया, जीन स्थानांतरण शुरू किया। अब तक तो हम पढ़ रहे थे वो काम था प्राकृतिक, लेकिन अब क्या करने लगे हम, अब कृत्रिम कार्य जीन स्थानांतरण। और जीन स्थानांतरण जब से किया वहाँ से शुरू होता है जेनेटिक्स का चौथा आधुनिक हिस्सा, बायोटेक्नोलॉजी। तो वो 1970 के बाद से चलती है, समझे। इस चैप्टर के अंत में ही आते आते बायोटेक की चीज़ें शुरू हो जाती, और इसीलिए इस चैप्टर के बाद अगले जो 2 चैप्टर हैं वो बायोटेक के हैं, वो चौथा हिस्सा है जेनेटिक्स का। तो इस तरह से 4 भागों में पूरा पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला चैप्टर में 2 हिस्से थे, मेंडल का और मेंडल के बाद का। यहाँ अब हम पढ़ेंगे जब हमें ये पता चल गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, उससे आगे का, ठीक है। अब इस चैप्टर में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बड़ा फंडामेंटल बेसिक पार्ट है, जो एक तरह से आपकी 11वीं क्लास का जो एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, वहाँ उसमें एक मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड, वहीं से शुरू होता है। तो हम पहले भाग में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, उनकी संरचना वगैरह सारी चीज़ें, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे। फिर चैप्टर का मध्य का हिस्सा मेन है और बड़ा भी है, जिसमें सारी क्रियाविधि समझाई जाएगी। वंशानुगति कैसे होती है, इसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि, प्रदर्शन कैसे होता है, लक्षण कैसे बनते हैं, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें। फिर काम का नियंत्रण कैसे होता है, इसके लिए नियंत्रण का भी मैकेनिज्म है। ये सारी चीज़ें चैप्टर के मध्य के हिस्से में। और अंतिम हिस्सा जो है वो बायोटेक वाला है, जिसमें कुछ बायोटेक की टेक्निक लास्ट में दे रखी है। इस तरह से 3 हिस्सों में इसको पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर की प्रकृति पिछले चैप्टर से काफ़ी अलग है। पिछले चैप्टर में क्रॉस आधारित चीज़ें ज़्यादा हैं, जीनोटाइप ले लिया, गैमेट बनाए, प्रायिकता निकाली, रेशो निकाला, मैथमेटिकल है थोड़ा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर बहुत कुछ थ्योरेटिकल है, साथ में मैकेनिज्म पर बेस्ड है। मतलब इस चैप्टर में 2 चीज़ें हैं, एक तो है अलग अलग वैज्ञानिकों के प्रयोग, तो एक्सपेरिमेंट पूरे कहानी की तरह याद रखने पड़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया, कौन सी तकनीक काम मिली, क्या परिणाम आए, सब कुछ। और दूसरा है मैकेनिज्म, रिप्लिकेशन की क्रियाविधि, ट्रांसक्रिप्शन की क्रियाविधि, ट्रांसलेशन की क्रियाविधि। तो चाहे एक्सपेरिमेंट हो और चाहे मैकेनिज्म हो, दोनों को एनसीईआरटी कभी पूरा नहीं लिखती। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, उन्होंने कभी ये दावा भी नहीं किया कि हम पूरी चीज़ डिटेल में समझाएंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट और कोई भी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में पूरा नहीं है, लेकिन जब तक आप मैकेनिज्म पूरा नहीं समझोगे उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर रिप्लिकेशन एनसीईआरटी में 2 पैराग्राफ में लिखा है, उसको पढ़ के कभी किसी को रिप्लिकेशन समझ में आ ही नहीं सकता। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ जितने मैकेनिज्म हैं उनके निष्कर्ष लिखे हैं, और बाकी चीज़ें छोड़ दी गई हैं कि क्लास में पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि तो टेक्स्ट बुक है ना, स्कूल में पढ़ाने के हिसाब से बनाई गई। इसलिए आपको मैकेनिज्म और एक्सपेरिमेंट पढ़ने पड़ेंगे पूरे। ये सोच के मत छोड़ देना कि एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी सब कुछ देगी भी नहीं, पूछेगी सब, एग्जाम में सब आता है, ठीक है। इसलिए अपने को मैकेनिज्म पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ये चैप्टर पिछले चैप्टर जितना ही बड़ा है, बल्कि थ्योरी इसमें ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ इस चैप्टर में एनसीईआरटी बड़ी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है, बहुत अच्छे स्तर की भाषा के साथ। तो इसके स्टेटमेंट बहुत काम आते हैं, ठीक है। याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैकेनिज्म समझ रखा है तो हर स्टेटमेंट को पढ़ के समझ लोगे ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। इसलिए इस चैप्टर में भी शॉर्ट नोट्स बल्कि पिछले चैप्टर से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ। तो जैसे जैसे हिस्सा पूरा होता जाएगा अपने को बीच बीच में इसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर फ्लो चार्ट बनेंगे डायग्रामेटिक वे में, मैकेनिज्म को डायग्राम से समझ लिया हमने, एक्सपेरिमेंट को डायग्राम फ्लो चार्ट बना लिया, उससे जल्दी समझ में आता है, ठीक है। इस चैप्टर की अहमियत यूँ भी बढ़ जाती है कि यही वो चैप्टर है पूरी बायोलॉजी में जिसमें अब तक के हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। इस चैप्टर से अभी 2-3 साल पहले की बात है, 10 क्वेश्चन आए थे एक अकेले चैप्टर से। औसतन 7 से 8 क्वेश्चन तो हर साल ही आ रहे हैं। ये वो चैप्टर है क्योंकि इसमें वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब MBBS फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो यही चैप्टर सबसे ज़्यादा काम आता है आपके। इसके नोट्स तो लोगों को रखते हैं संभाल के, फर्स्ट ईयर में भी काम आ जाते हैं क्योंकि बेसिक वन ही पढ़ाते हैं,
तो इसलिए ये चीज़ें आगे बहुत काम आती, एग्जाम में खूब पूछी जाती और बड़ा फंडामेंटल पार्ट है। डीएनए आरएनए तो हम 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल में अभी भी पढ़ेंगे। फिर भी आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें अपने को अभी याद नहीं है, भूल गए अपन। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए कंटिन्यूटी बना के रखें, नहीं तो बाद में आपको फिर लेक्चर देखना, थ्योरी फिर से पढ़ना, याद नहीं होता, बहुत जल्दी भूलने में आ जाता है। क्वेश्चन इस बार भी खूब आएंगे इस चैप्टर से, मान के चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला भाग शुरू करते हैं इसमें न्यूक्लिक एसिड से, जो सबसे फंडामेंटल पार्ट है इसका, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम डीएनए और आरएनए पर बात करेंगे, फिर मैकेनिज्म वाले हिस्से में आएंगे। न्यूक्लिक एसिड अत्यंत महत्वपूर्ण, कोशिकाओं के विभिन्न जैविक अणुओं में ये सबसे इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सूचनात्मक, इसको इंफॉर्मेशनल बायोमोलिक्यूल, सूचनात्मक जैव अणु कहा जाता है। सूचनात्मक कहने का तात्पर्य ये सूचनाएं संग्रहित करता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ, सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। अब चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, आनुवंशिक पदार्थ ज़्यादातर डीएनए है, कुछ में अभी भी आरएनए के रूप में है, लेकिन चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, है तो न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल के लिए कह सकते हैं सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक एसिड होता है, कह सकते हैं सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड है ये तो सही है, क्योंकि डीएनए नहीं होगा तो क्या होगा, आरएनए, है तो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ होने की वजह से ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनकी खोज, इसमें बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बहुत से वैज्ञानिकों का कार्य है, हम एक दो नाम ध्यान रखेंगे। खोज जो है फ्रेडरिक मिशर द्वारा न्यूक्लिक अम्ल की, न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई। फ्रेडरिक मिशर ने इसे पस कोशिकाएं, पस सेल्स के न्यूक्लियस में खोजा। पस का मतलब होता है मवाद, चोट लगने पर जैसे पस बन जाता है तो वो मृत कोशिकाएं होती हैं। तो उन मृत कोशिकाओं के केंद्रक में से एक पदार्थ खोजा गया और मिशर ने, इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। इस पदार्थ को जो उन्होंने न्यूक्लियस से मिला, इसलिए इसको क्या कहा, इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। तो शुरुआत में न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन कहा गया क्योंकि न्यूक्लियस से मिला था। कुछ समय बाद एक अन्य वैज्ञानिक अल्टमैन, इन्होंने न्यूक्लिन जो पदार्थ था इसका रासायनिक अध्ययन किया। इसका केमिकल नेचर अध्ययन किया गया, न्यूक्लिन की रासायनिक प्रकृति अध्ययन की। एवं ये पता लगाया कि यह एक अम्लीय पदार्थ है। न्यूक्लिन एक अम्लीय पदार्थ है, ये चीज़ अल्टमैन ने बताई। तो इन्होंने इसका नाम भी बदल दिया, न्यूक्लिन से क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने इसे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो खोज के समय न्यूक्लिन कहा गया, बाद में इसे अम्लीय प्रवृत्ति होने की वजह से न्यूक्लिन से इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कर दिया गया। तब से यह आज तक न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब और भी कई वैज्ञानिकों के इसमें जिक्र आते हैं, बाद में डीएनए आरएनए सब खोजा गया, लेकिन अपने को एक दो नाम शुरू के ध्यान रखने। अब इसकी रासायनिक पाक पे आता है कि न्यूक्लिक एसिड आखिर होता क्या है। तो रासायनिक रूप से देखा गया कि न्यूक्लिक अम्ल एक अत्यंत वृहद और एक बहुलक मॉलिक्यूल है।
मतलब सारे सजीवों के जितने जैव अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जब भी हैं, उनमें सबसे बड़े मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये सबसे बड़े हैं, इससे बड़ा कोई मॉलिक्यूल नहीं है। प्रोटीन वोटीन सब छोटे हैं इनसे। तो और ये सब बने किसके? ये बड़े बड़े बहुलक मॉलिक्यूल हैं, पॉलीमर हैं, और ये पॉलीमर होते हैं उन बड़ी बड़ी इकाइयों के, जिन इकाइयों को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इनकी जो एक इकाई जिसके ये बहुलकीकरण से बनते हैं, वो एक इकाई अपने आप में बहुत बड़ी होती है। उसकी इकाई को क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड के। इसीलिए रासायनिक रूप से न्यूक्लिक अम्ल तो सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर। तो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। और यहाँ न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ लाइन से जुड़ती जाती है रेखीय क्रम में, कभी शाखा नहीं बनती इनकी। और लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकते हो। न्यूक्लिक अम्ल की खास बात है कि इसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है। तो हम न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है वो देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड रासायनिक रूप से न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो वास्तव में ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बहुलक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड इकाई अपने आप में काफ़ी बड़ी इकाई होती है। न्यूक्लियोटाइड इकाई के दो भाग किए जा सकते हैं। अब पहले हम न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं, फिर इसके बहुलकीकरण पर आएंगे। न्यूक्लियोटाइड के दो हिस्से किए जा सकते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट, पहले इसके दो भाग किए जाते हैं। फॉस्फेट को हम फास्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं। फॉस्फेट या फास्फोरिक एसिड एक ही बात है, H3PO4। न्यूक्लियोसाइड जो होता है यह पुनः दो भागों में बांटा जाता है। इसमें दो हिस्से हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजनक क्षार और पेंटोज शर्करा। नाइट्रोजन क्षार एवं पेंटोज शर्करा। अब इसका जो नाइट्रोजन क्षार है ये दो प्रकार के होते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरीन। सुना है ना? तो और शर्करा भी दो तरह की होती है, कौन कौन सी? राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। अब प्यूरिन और पायरिमिडीन जो नाइट्रोजन क्षार हैं, इनमें भी आगे प्रकार होते हैं। पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं जानते हैं? पायरिमिडीन कौन कौन से हैं? नहीं, इसमें भी सभी लोग सही जवाब दे दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, मुश्किल होता है, कई बार इधर उधर हो जाता है। पायरिमिडीन तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एवं यूरेसिल। ये तीन पायरिमिडीन होते हैं।
प्यूरीन 2 होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन, 2 प्रकार के प्यूरीन है। तो न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न अवयव जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए पहले कि किस किस चीज से बना है। अब एक जो कंफ्यूजन लोगों को रहता है वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के नाम में हो जाता, कई बार मिलते जुलते नाम है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, और अक्सर ये क्वेश्चन अब भी आता है तब भी हम उल्टा सीधा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड छोटी इकाई है, बड़ी इकाई कौन है इसमें? न्यूक्लियोटाइड मुख्य इकाई है। और ये 3 भाग होते हैं न्यूक्लियोटाइड में कुल मिलाकर, एक तो नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोस शर्करा और तीसरा क्या है? फॉस्फेट। ये 3 मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड तो ठीक है, बीच में हमने इन दोनों को जोड़ के न्यूक्लियोसाइड नाम दे दिया, बट जो मेन इकाई है वो कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का अंतर ध्यान रखेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड को याद रखने का तरीका क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो संपूर्ण इकाई है उसमें टी आता है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। टी से ध्यान रखो इसको, टी का मतलब टोटल, समझे? कि जब टोटल तीनों इकाइयां हों तो संपूर्ण इकाई बनेगी, तो संपूर्ण इकाई में भी टी लगाना है, न्यूक्लियोटाइड। समझ गए? न्यूक्लियोसाइड में एक इकाई कम होगी, फॉस्फेट। तो थोड़ा सा इनमें अंतर ध्यान रहे, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। बाकी फिर एक कंफ्यूजन यहाँ आता है जो अभी भी लोगों ने गलत बताया कि प्यूरिन कौन से, पायरिमिडीन कौन से है। ये याद करने के बाद भी गफलत हो जाती है इधर उधर। कोई भी एक कम से कम ध्यान रखो, दूसरा अपने आप ध्यान रहेगा। जैसे प्यूरिन और पायरिमिडीन का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको शॉर्ट में लिखा जाता है, पायरिमिडीन को PY और प्यूरिन को PU, ये फिक्स होते हैं इनके, एब्रीविएशन है ये। तो आप एक शब्द ध्यान रख सकते हैं इसके बेस पर, गप्पू। समझे? गप्पू से आपको दोनों प्यूरिन के नाम याद रहेंगे। स्पेलिंग क्या रखनी है? GAPU। समझे? G फॉर ग्वानिन, एडिनिन, PU प्यूरिन, ग्वानिन एडिनिन प्यूरिन है। तो बच्चे 3 अपने आप क्या हैं? पायरिमिडीन है। तो इस शब्द से भी ध्यान रख सकते हैं। किसी का नाम तो नहीं गप्पू? नहीं, कोई बात नहीं, पप्पू तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा काम गप्पू से चलेगा। बड़े बड़े लोग आजकल पप्पू हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए 3 हिस्से पढ़ेंगे अपन। पहला भाग लेंगे नाइट्रोजन क्षार, इनके रासायनिक संरचना कि नाइट्रोजन क्षार कैसे हैं, कौन कौन से हैं, शर्करा और फॉस्फेट। ये चीज़ें आपकी केमिस्ट्री में भी काम आती है, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में भी होता है, तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर भी आने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार की। नाइट्रोजन क्षार में इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से होंगे सारे? पहला भाग नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, पता है कि नहीं? कौन सी रिंग को हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं? जिस रिंग में कार्बन के अलावा कुछ अन्य चीजें भी हों, ठीक है, तो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ये 2 प्रकार के हैं। पायरिमिडीन बात करें पहले। पायरिमिडीन एक रिंग वाले कंपाउंड है, सिंगल रिंग कंपाउंड, एक वलय होती है इसमें, 6 सदस्यीय रिंग होती है, सिंगल रिंग कंपाउंड, और ये 3 तरह के होते हैं जो नाम हमने अभी आगे बताए भी सही। अब पायरिमिडीन का पहले तो एक जनरल स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो एक इनका सामान्य स्केलेटन होता है। इनकी 6 सदस्यीय संरचना में 2 तो नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं, इस तरह से। ये पायरिमिडीन रिंग कहलाती है। इस पायरिमिडीन रिंग में कार्बन संख्या ध्यान रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ये रिंग पायरिमिडीन रिंग होती है, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन वाली।
अब जो 3 प्रकार के पायरिमिडीन हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है स्ट्रक्चर को लेकर। जैसे सबसे आसान संरचना मानी जाती है यूरेसिल की। इसमें NH CO अल्टरनेट होते हैं, एक डबल बॉन्ड। ये होता है यूरेसिल। NH CO इस यूरेसिल का पांचवा कार्बन किधर होगा इसका? इससे गिनो, ये आ रहा ना, ये वाला। अगर यहाँ एक मिथाइल समूह और लगा दें तो ये बन जाता है थाइमीन। थाइमीन और यूरेसिल में सिर्फ कितना अंतर है? एक मिथाइल समूह का अंतर होता है, बाकी दोनों सेम रहती चीजें। ये थाइमीन। थाइमीन का इसीलिए एक और नाम होता है, इसको और क्या कहते हैं? 5-मिथाइल यूरेसिल। 5-मिथाइल यूरेसिल। साइटोसिन में एक NH2 ग्रुप आ जाता है तो ये बनता है साइटोसिन। O की जगह NH2 आ जाएगा। तो 3 प्रकार के पायरिमिडीन हैं। 6 सदस्यीय सिंगल रिंग कंपाउंड। पायरिमिडीन के बाद में दूसरा नाइट्रोजन क्षार होता है प्यूरिन। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग कंपाउंड होती है, इसमें 2 रिंग होती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई। एक तो इसके अंदर भी पायरिमिडीन रिंग ही होती है, यही वाली, और एक इसमें इमिडेजोल रिंग होती है। पायरिमिडीन रिंग 6 सदस्य होती है, 6 मेंबर वाली, और इमिडेजोल रिंग 5 मेंबर वाली होती है। दोनों जुड़ करके 9 सदस्यीय संरचना बनती है प्यूरिन। और ये 2 प्रकार के हैं, एडिनिन और ग्वानिन। अगर इनकी जनरल स्ट्रक्चर देखें पहले तो पायरिमिडीन रिंग होगी एज यूजुअल, और एक इसमें 5 मेंबर वाली ये इमिडेजोल रिंग और होती है। ये होता है प्यूरिन। ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, वो प्यूरिन का जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो दो तरह के प्यूरिन, एडिनिन एंड गुआनिन के स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं, 3 पायरिमिडीन है, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, और 2 प्यूरिन है, एडिनिन एंड गुआनिन। ऐसा माना जाता है कि शुरू में 4 ही थे, बाद में यूरेसिल से थाइमिन का एवोल्यूशन हुआ है, और थाइमिन में जब मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये चीज़ आपके आगे डीएनए में भी काम आएगी कि थाइमिन और यूरेसिल में से हमेशा कोई एक लिया जाएगा, ये दोनों एक साथ नहीं आते, या तो यूरेसिल या फिर थाइमिन। और ज़्यादा स्टेबल कौन है इसमें, ज़्यादा स्थायित्व थाइमिन का रहता है। अच्छा, इनके अंदर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो कार्बन संख्या है इनकी, पायरिमिडीन में ये पहले नंबर का कार्बन, ये न्यूक्लियोटाइड निर्माण में काम आएगा, बॉन्डिंग यहाँ से होगी। और प्यूरिन में कौन सा, 90 नंबर का नाइट्रोजन ये वाला रहेगा। जब न्यूक्लियोटाइड में ये जुड़ेंगे तो वो पहले नंबर से और ये 90 नंबर से जुड़ता है नाइट्रोजन से। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, एक का स्ट्रक्चर बड़ा है और एक छोटा है। इनमें आगे जब डीएनए में पेयरिंग वगैरह पढ़ेंगे तो ये भी चीज़ वहाँ ध्यान रखने वाली रहेगी। स्ट्रक्चर बड़ा किसका है, बड़ा किसका होगा, प्यूरिन का, ठीक है। पायरिमिडीन सिंगल रिंग वाला होता है, ये डबल रिंग है, ठीक है। जिसका नाम बड़ा है पायरिमिडीन, उसकी संरचना छोटी है, ठीक है। और जिसका नाम छोटा है उसकी संरचना क्या है, बड़ी है। वो कहते हैं नाम बड़े और स्ट्रक्चर छोटे, इसकी संरचना छोटी किसकी, जिसका नाम बड़ा है, ठीक है। तो ये तो होगा नाइट्रोजन बेस। ऐसे ही दूसरा है पेंटोज शर्करा। शर्करा का तो संरचना बनाना आती होगी, रिंग स्ट्रक्चर होता है। शुगर भी, राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर होती है, सामान्य 5 कार्बन, C5H10O5। पेंटोज शर्करा, दो प्रकार की शर्करा होती है, एक है राइबोज। राइबोज का फार्मूला क्या होगा, C5H10O5। स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा राइबोज का जो है, तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर दोनों में एक ऑक्सीजन का मुख्य रूप से अंतर है। ये O5 होता है, वो क्या हो जाता है O4, मतलब एक ऑक्सीजन कम, इसलिए इसको डीऑक्सी लिखते हैं। कौन सी जगह का ऑक्सीजन कम हुआ, एक तो इनके कार्बन नंबरिंग ध्यान रखेंगे, पहले नंबर का कार्बन इसको माना जाएगा 1 2 3 4 और 5 इस तरह से। तो आप देखिए दूसरे नंबर के कार्बन पर आपको राइबोज में जहाँ OH दिख रहा होगा
डीऑक्सीराइबोज में क्या है, OH के स्थान पर H, ये वाला जो OH होता है ये यहाँ H, हाइड्रोक्सिल समूह जो है OH उसकी जगह H आ जाता है। अब OH की जगह जब H आता है तो क्या कुछ परिवर्तन होगा यहाँ? दोनों में से ज्यादा सक्रिय कौन माना जाता है? OH। एक OH कम होने से राइबोज की सक्रियता थोड़ी कम हो जाती है। डीऑक्सीराइबोज राइबोज का ही व्युत्पन्न माना जाता है, ठीक है। राइबोज शर्करा जो है ये अधिक सक्रिय होती है और इसीलिए आप देखिए ये आरएनए में मिलती है तो आरएनए भी उतना ही सक्रिय होता है, और जब सक्रियता ज़्यादा होती है तो स्थायित्व कम होता है, तो ये स्थायित्व कम सक्रियता ज़्यादा रहती है। डीऑक्सीराइबोज जो है ये कम सक्रिय है, एक OH कम हो गया इसके अंदर और वैसे ही इसमें स्थायित्व बढ़ जाता है, अधिक स्थायित्व। तीसरा भाग होता है फास्फोरेट या फास्फोरिक एसिड H3PO4। फास्फोरिक एसिड जो है फास्फेट समूह प्रदान करता है, और ये जो फास्फोरिक एसिड होता है यह न्यूक्लियोटाइड अथवा न्यूक्लिक एसिड को अम्लीय प्रवृत्ति प्रदान करता है। ये जो एसिडिक होते हैं ये एसिडिक किसकी वजह से हैं? फॉस्फेट की वजह से। इनकी अम्लीय प्रकृति फास्फोरिक एसिड की वजह से होती। तो न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक नेचर फास्फोरिक एसिड की वजह से होता है। तो ये तो हुए न्यूक्लियोटाइड के तीनों हिस्से, नाइट्रोजन क्षार 5 प्रकार के, 2 तरह की शर्करा और एक फास्फोरिक एसिड। अब ये तीनों इकाइयाँ जुड़ती हैं, पहले 2 जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये कहाँ से और कैसे कैसे जुड़ते हैं ये और अपने को ध्यान रखना है। पहले तो बनेगा यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड निर्माण। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने में पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जुड़ेंगे। अब ये दोनों कौन से बॉन्ड से और कहाँ से जुड़ते हैं ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार शर्करा के हमेशा पहले कार्बन से जुड़ता है। शर्करा का क्या लिया जाएगा? पहला कार्बन। पहला कार्बन दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ है? ये वाला। फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा। अब नाइट्रोजन क्षार तो लेकिन प्यूरिन भी हो सकता है और पायरिमिडीन। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर पायरिमिडीन है तो उसका तो क्या होगा? पहला नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पायरिमिडीन। मैंने फर्स्ट नाइट्रोजन पर गोला लगाया था। या फिर क्या होगा? नवा नाइट्रोजन, 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन। तो प्यूरिन का 9वां नाइट्रोजन, पायरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन, ये और शर्करा का पहला कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड बनता है और न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? ये कहलाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा?
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, नाम ध्यान रखना है। अच्छा, इनके नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये दो तरह के होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक तो क्या होगा, ये 1, क्या हो जाएगा ये 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या फिर क्या होगा 1,9 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर बॉन्ड का पूरा नाम लिखा आया तो ध्यान रखना 1,1 वाला या 1,9, यही दो सही होंगे, बाकी और कोई संख्या के बीच में नहीं बनता ये। अब न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड बनने में क्या करना है, अब इनमें और क्या जोड़ना है, फास्फेट। अब फास्फेट जब इसमें जुड़ने आता है तो वो नाइट्रोजन क्षार से बिल्कुल उल्टा जुड़ता है, अपोजिट। नाइट्रोजन क्षार कौन से कार्बन पर है, पहले, तो इसका ठीक उल्टा लास्ट इधर कौन सा कार्बन होगा, फर्स्ट के अपोजिट इधर फिफ्थ कार्बन। फॉस्फेट हमेशा कहाँ जुड़ेगा, इसके फिफ्थ कार्बन से। मतलब शर्करा से ही दोनों जुड़े रहते हैं, एक तरफ नाइट्रोजन क्षार और एक तरफ फॉस्फेट। और जैसे फॉस्फेट जुड़ेगा उसके बाद बनता है ये न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट हमेशा शर्करा से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसको हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, फास्फो एस्टर, डायस्टर अभी नहीं, क्या कहेंगे, फास्फो एस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड है मेन, एक तो है फास्फो एस्टर बॉन्ड और दूसरा कौन सा होगा, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड निर्माण। न्यूक्लियोटाइड बनाने में न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जोड़ा जाता है, और फॉस्फेट जो है ये शर्करा के 5वें कार्बन पर जुड़ता है, 5th कार्बन पर जुड़ेगा। इधर पहला कार्बन और इधर 5वां कार्बन। बॉन्ड कौन कौन सा है, ये तो वही है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये हो जाएगा फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये जो हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया है ये तो एक जनरल है, इसमें क्या क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं। फॉस्फेट एक ही है, वो तो हमेशा ये रहना है। शर्करा, यहाँ क्या क्या रख सकते हैं अपन, राइबोज भी रख सकते हैं और डीऑक्सी राइबोज। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड को शर्करा के आधार पर दो भागों में बांटेंगे। अगर राइबोज रखा है तो क्या कहेंगे उसको, राइबो न्यूक्लियोटाइड, और डीऑक्सी राइबोज होने पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये दो प्रकार के होंगे शर्करा के आधार पर। मोटे तौर पर न्यूक्लियोटाइड को दो बड़ी समूह, दो बड़ी कैटेगरी में बांटेंगे शर्करा के आधार पर। पहला प्रकार होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा टाइप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब शर्करा के बाद में जो और बदलने वाली स्थिति है वो कौन सी है, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार तो कितने हैं अपने पास, 5 प्रकार हैं।
लेकिन राइबोज शर्करा से, मैंने कहा ना थाइमिन और यूरेसिल में से कोई एक ही काम आता है। राइबोज से हमेशा यूरेसिल जुड़ता है और डीऑक्सीराइबोज से थाइमिन। इसलिए 5 में से एक निर्धारित शर्करा से 4 जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर राइबोन्यूक्लियोटाइड भी हो जाएंगे 4 प्रकार के और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड भी होंगे 4 प्रकार के। ये जो प्रकार होंगे ये नाइट्रोजन क्षार के आधार पर होते हैं। नाइट्रोजन क्षार के आधार पर ये 4 प्रकार के होंगे और इस तरह से सेल में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड और 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि 8 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब नाइट्रोजन क्षार के आधार पर इनके 4 टाइप लिख सकते हैं। अब बदलना सिर्फ क्या, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ राइबोज रख दिया, तो यहाँ क्या क्या रख सकते हैं अपन, एडिनिन रख सकते हैं, ग्वानिन रख सकते हैं, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। ठीक है, शर्करा अगर राइबोज रखी तो क्या रखेंगे, यूरेसिल। अब 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम और ऐसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के नाम आने चाहिए, क्योंकि यही अपने को आगे काम आएंगे जब हम डीएनए आरएनए का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके पूरी नाम लिखेंगे पूरी इक्वेशन के साथ में। हो गया है तक सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। देखिए राइबोन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार शुरू से देखें, एवं राइबो शर्करा, ये जुड़ करके बनेगा राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर इसमें अपन फास्फेट जोड़ेंगे तो बनेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। इस तरह से अब अपने पास में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं, पहले हम इसी में अंतर आएगा। तो यहाँ पहला प्रकार हम लिखते हैं एडिनिन, दूसरा क्या हो सकता है, ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा यूरेसिल। 4 नाइट्रोजन बेस, सब में हमने राइबोज जोड़ा। अब एडिनिन के साथ में राइबोज जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, उसका नाम होता है एडिनोसिन। एडिनिन एंड राइबोज से क्या बनेगा, एडिनोसिन। ऐसे ग्वानिन एंड राइबोज ये कहलाएगा ग्वानोसिन। ये सब न्यूक्लियोसाइड के नाम है। साइटोसिन एंड राइबोज ये कहलाता है साइटिडीन, एंड यूरेसिल एंड राइबोज ये होगा यूरिडीन। तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरेडिन ये है न्यूक्लियोसाइड। अब इन सब में फास्फेट जुड़ेगा। फास्फेट जुड़ते इनमें अम्लीय प्रवृत्ति आ जाती है और ये न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। अब जैसे इनमें अम्लीय प्रवृत्ति आ गई एडिनोसिन और फास्फेट, तो इसको बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। यह है न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइलिक एसिड। ग्वानोसिन और फास्फेट से ये कहलाएगा ग्वानाइलिक एसिड। साइटिडीन और फास्फेट साइटिडाइलिक एसिड, एंड यूरिडीन और फास्फेट यूरिडाइलिक एसिड। ये 4 प्रकार के बने राइबोन्यूक्लियोटाइड। इनका एक और नाम भी है। एडिनोसिन में फास्फेट कहाँ जाके जुड़ा था, कौन सी कार्बन पर, 5वें कार्बन पर। कितने फास्फेट जुड़े, 1। तो इसको ऐसे भी बोला जाता है एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट। समझे, एडिनाइलिक एसिड का ही एक और नाम होता है AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इसको क्या कहेंगे, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट GMP,
साइटिडीन मोनोफास्फेट CMP एंड यूरिडीन मोनोफास्फेट UMP। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के संक्षिप्त नाम भी ध्यान रखेंगे। जितने भी ये राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, यही राइबोन्यूक्लियोटाइड आगे क्या बनाएंगे, इनका जब बहुलकीकरण होगा, पॉलीमराइजेशन, तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA बनाएंगे। इनके बहुलकीकरण से RNA बनता है। अब ये नाम अच्छे से आने चाहिए और इनका अंतर आना चाहिए। जैसे पूछा जाता है एडिनिन, एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड में अंतर क्या है, तो बता सकते हैं? एडिनिन, एडिनोसिन, एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनिन तो क्या है? नाइट्रोजन क्षार, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड और एडिनाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से 3 स्तर हैं इनके, एक एक चीज ऐड होती जाती है। तो सेल में 4 प्रकार के तो राइबोन्यूक्लियोटाइड बनते हैं इस तरह से। अच्छा, इनका एक काम तो अपने को दिख ही रहा है कि RNA बनाने में काम आएंगे, लेकिन सेल इनके अलावा एक और इसका इस्तेमाल करती। न्यूक्लियोटाइड का एक और उपयोग है, भाई न्यूक्लिक एसिड तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन एक उपयोग क्या है, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को ऊर्जा संरक्षण में भी काम में लेते हैं। ये एक तरह की बास्केट है जिसमें आप ऊर्जा रख सकते हो संग्रहित, और जब जरूरत होती तब इससे ऊर्जा निकाल भी सकते हो। वैसे कोशिकाओं में विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा कौन सी प्रक्रिया से प्राप्त होती है? ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? श्वसन से। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, सुना होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र। अब श्वसन में जब ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा एकदम से खूब सारी निकलती। अब उसको तुरंत का तुरंत इस्तेमाल करना या उसी से सारा उपापचय चलाना उसी समय संभव नहीं है। तो वो जो ऊर्जा एक साथ निकलती है उसको कहीं संभाल के संग्रहित करना पड़ता है, और जब जब जरूरत होती फिर हम उसमें से काम में लेंगे। ठीक है, तो अब इन ऊर्जा को किस में रखें, तो संग्रहण में ये काम आते हैं। ये बैटरी की तरह हमारे, इनको चार्ज कर लेते हैं एक तरह से श्वसन से निकली हुई ऊर्जा से। कैसे करते, देखो इसके अंदर एक एक फास्फेट लगा रखा है, ये मोनोफास्फेट है। अब अगर हमें कहा जाए कि इसमें एक फास्फेट और जोड़ो, क्या ये दूसरा फास्फेट जोड़ना इसमें आसान होगा? एक फास्फेट तो लगा हुआ है, दूसरा और जोड़ना आसान होगा क्या? फास्फेट के पास एक और फास्फेट लाओगे तो वो तो वैसे ही प्रतिकर्षित करेगा, तो इससे दूसरा फास्फेट जोड़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि रिपल्शन होता है। और फिर भी अगर जोड़ना पड़ा तो आपको उसको जोड़ने में ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, और दोनों फास्फेट के बीच में एक उच्च ऊर्जा बंध बनता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगी इसको बनाने में। ठीक है, तो अगर इसमें जोड़ा, ऊर्जा भी ज़्यादा लगी, और ये AMP से क्या बन गया, ADP। और फिर ऐसे एक और बॉन्ड बना करके एक और फास्फेट जोड़ दिया तो बन गया ATP। कम से कम 2 जोड़ सकते हैं इसमें। अब इसमें फायदा क्या हो रहा है कि इन 2 फास्फेट के जोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा वाले बॉन्ड बने। ऊर्जा कहाँ से लाएंगे? तो श्वसन में जो ऊर्जा निकल रही है, अगर इसका उपयोग नहीं किया गया तो ये तो बेकार हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में खत्म। तो श्वसन की उस ऊर्जा को इनके उच्च ऊर्जा बंध बनाने में काम में ले लेते हैं, और AMP से ATP बना देते हैं, GMP से GTP बना देते हैं, 2-2 फास्फेट जोड़ जोड़ के। समझ में आया? तो उस समय जितनी ऊर्जा निकली एक साथ हमने इनके बॉन्ड बना दिए। अब हमें बाद में किसी उपापचय क्रिया में ऊर्जा चाहिए तो हम इस ATP को ले जाते हैं, एक फास्फेट हटाया इसका, तो कहते हैं ना कि बॉन्ड बनाने में जितनी ऊर्जा लगी टूटने में उतनी निकलेगी भी सही। तो इन बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा भी ज़्यादा निकलती क्योंकि लगी भी ज़्यादा थी। तो ATP आपने देखा होगा कई सारे उपापचय कार्यों में ATP यूज होता है, GTP भी यूज होता है, और ये अपना एक फास्फेट हटाते हैं और जो ऊर्जा निकलती है उससे वो रिएक्शन हो जाती है। तो विभिन्न उपापचय कार्यों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। जब इन न्यूक्लियोटाइड में अतिरिक्त फास्फेट जोड़ते हैं, इनके डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट स्वरूप बनाते हैं, इनको बोलते हैं हायर न्यूक्लियोटाइड, उच्च न्यूक्लियोटाइड। सामान्य न्यूक्लियोटाइड तो ये हैं, उच्च न्यूक्लियोटाइड में एक्स्ट्रा फास्फेट जोड़ेंगे। ये उच्च न्यूक्लियोटाइड ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा मुद्रा के रूप में काम आते हैं,
और सेल में कहीं भी यूज़ किए जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो इनका ये एक यूज़ और ध्यान रखना, हमारे पास में कुल मिलाकर के ये 4 हैं, AMP, फिर क्या है GMP, CMP एंड UMP। अब इनमें जैसे ही एक फॉस्फेट लगाया, अच्छा ये जुड़ता कैसे? फॉस्फेट से फॉस्फेट ऐसे दिखाते हैं, ये कर्व में दिखाते हैं, सीधा बॉन्ड नहीं बनाते, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, इसको अपन कहते हैं अब ADP। ठीक है, फिर इसमें एक फॉस्फेट और जोड़ा, 2 फॉस्फेट लग जाएंगे, ये बन जाएगा ATP। इस तरह से समझे? तो चारों के बनाए जा सकते हैं हायर एनर्जी फॉर्म, GMP से GDP और GDP से फिर GTP। अब इसी तरह से CMP से CDP और CDP से फिर CTP बनेगा, और लास्ट में UMP से UDP और UTP। ये जो चारों हैं इनको कहा जाता है उच्च न्यूक्लियोटाइड। ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा स्रोत के रूप में काम आते हैं। तो ज़्यादातर ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट रूप में रहते हैं, ATP, GTP, CTP और UTP। ठीक है, ये चारों। इवन जब RNA निर्माण भी होता है तो हम न्यूक्लियोटाइड को किस रूप में भेजेंगे? मोनोफॉस्फेट वाले या ट्राइफॉस्फेट वाले? भेजे ये जाएंगे। ठीक है, इससे 2 फायदे। क्या? ये जाके RNA में जुड़ेंगे, उससे पहले 2 फास्फेट हटाएंगे, क्योंकि RNA इसका पॉलीमर है मोनोफॉस्फेट का, और जब 2 फास्फेट हटाएंगे तो ऊर्जा भी तो निकलेगी, उसी ऊर्जा से पूरा RNA निर्माण का काम चलेगा। तो न्यूक्लियोटाइड ऊर्जा भी देते हैं और स्वयं RNA बनाने में काम भी आ जाते हैं, दोनों तरह से काम हो जाता है। तो ये राइबो न्यूक्लियोटाइड के 4 प्रकार हैं, सामान्य न्यूक्लियोटाइड और उच्च न्यूक्लियोटाइड दोनों, अतिरिक्त फॉस्फेट जोड़ के बनाए जाते हैं। अब इसी तरह से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के प्रकार बना सकते हैं। का क्या चेंज करना रहेगा अब इसमें? पहले 3 में तो सिर्फ आपको क्या चेंज करना है? शर्करा ही बदलेगी। जैसे इस जनरल रिएक्शन में हम नाइट्रोजन क्षार के साथ राइबोज की जगह क्या करेंगे? डीऑक्सीराइबोज। तो अब ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट जोड़ने के बाद डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। समझ गए? आप उसी में मत कर देना। हाँ, और क्या, DNA के 4 अलग होते हैं। ठीक है, एक ही से थोड़ी दोनों का काम चलेगा। अब ये जो पहले 3 हैं उसमें केवल आपको राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज करना है, तो ये एक उपसर्ग लगाया जाएगा इसमें, डीऑक्सी। नाम भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस डीऑक्सी आगे लगाया जाएगा, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन, फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, इससे बनेगा फिर डीऑक्सी
एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड एवं डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। एएमपी में आगे एक छोटा डी लगा देते थे, डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी। तो तीन नाम तो वही रहेंगे, बस डीऑक्सी लगता आगे। चौथे वाले में क्या करना रहता है? अब इसमें हम क्या करेंगे, यूरेसिल हटाएंगे एक, तो यहाँ क्या आएगा? थाइमीन। थाइमीन एंड डीऑक्सीराइबोज। इससे हो जाएगा ये पहले तो डीऑक्सी थाइमिडीन और फॉस्फेट जोड़ने के बाद डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, DTMP। तो ये चार हो जाएंगे। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और इनसे जो है पॉलीमराइजेशन से यहाँ बनेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA। क्या हो गया? तो चार प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और इनके भी उसी तरह से उच्च स्वरूप बनेंगे दो फास्फेट जोड़ने पर। बस इनके नाम में आगे एक डी लगा दिया जाता है, DATP, DGTP, DCTP और DTTP। थाइमीन एक्स्ट्रा होगा और बाकी डीऑक्सीराइबो शुगर होगी। तो DNA रिप्लिकेशन में हम लोग लास्ट में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब यहाँ तो हमने पूरा बताया, आगे चल के हम सिर्फ इन नाम को यूज़ करेंगे। यहाँ आगे रिप्लिकेशन में, बायोटेक में PCR पढ़ेंगे, और सब जगह काम आएगा। तो ये नाम अपने को आगे काम आएंगे। ऐसे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम भी यही होंगे, बस इसमें डी नहीं होगा। अच्छा, इन चारों को कभी कभी क्वेश्चन में एक संयुक्त नाम भी दिया जाता है। इनको सबको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? DNTP। संयुक्त रूप से क्या कहते हैं इनको? DNTP, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। समझ गए? N मतलब क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब ये कोई सा भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट सब में कॉमन है, डीऑक्सी भी सब में कॉमन है। जो पिछले वाले थे राइबो न्यूक्लियोटाइड, उनको लिखा जाता है NTP, बस डी नहीं लिखेंगे। तो ये किसके लिए काम आते हैं? DNA के लिए। तो DNA किसका बहुलक है? अगर एक शब्द में बोले तो वो किसका बहुलक है? DNTP का। और NTP RNA के लिए काम आता है। ये इनके क्या कॉमन जनरल नेम है कि चारों की जगह आप एक ही लिख लो, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट जब भी बोलना होगा तो आगे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। समझ में आए क्यों? न्यूक्लियोटाइड बोला तो क्या बोलना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड के साथ डाइफॉस्फेट।
और ट्राईफॉस्फेट के आगे क्या लगाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। समझे क्यों? जब आप न्यूक्लियोसाइड कहते हो तो एक भी फॉस्फेट नहीं होता, तो उसके बाद 3 होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड के बाद तो क्या है? ट्राईफॉस्फेट। और अगर अपन ने न्यूक्लियोटाइड बोल दिया तो एक फॉस्फेट तो इसी में आ गया। उसके बाद कितने जोड़े अपन ने? 2 ही तो जोड़े, एक ये रहा और एक ये रहा। तो न्यूक्लियोटाइड के साथ डाईफॉस्फेट लिखा जाता है और न्यूक्लियोसाइड के साथ ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ टीपी लिख रहे हैं, टीपी का मतलब तो ट्राईफॉस्फेट हुआ, तो ये एन क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। समझे? यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट या फिर न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट। तो कुल मिला के 8 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हो गए, 4 आरएनए के लिए और 4 डीएनए के लिए। तो ये तो हमने बेसिक पार्ट पढ़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ हैं वो कैसे बनती हैं। 3 ही कंपोनेंट हैं इनके, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से, उनकी संरचनाएं, शर्करा और शर्करा की संरचना और फॉस्फेट, फिर इनको जोड़ के न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और उनके प्रकार। अब न्यूक्लिक एसिड जो बनता है वो इन न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से बनता है। तो अगला जो हमारा भाग रहता है, जो डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन रहेगा, कि इनको जोड़ा कैसे जाए। ये तो भी चारों अलग अलग हैं, बहुलकीकरण में एक के बाद एक श्रृंखला में ये जुड़ेंगे, तो जोड़ते समय इनमें बॉन्डिंग कैसे होगी, कौन चीज आके किससे जुड़ेगी, इसका बहुलकीकरण की प्रक्रिया और समझेंगे। ठीक है? और बहुलकीकरण का ये कार्य सेल में एंजाइम की मदद से होता है, अपने आप नहीं होता। काम है पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण। तो इस काम को करने वाले सेल में जो एंजाइम है उनका नाम क्या रखा है? पॉलीमरेज, क्योंकि वो क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करके न्यूक्लिक अम्ल बनाने का कार्य जो एंजाइम करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीमरेज एंजाइम कहेंगे। तो उन एंजाइम के बारे में भी अपने को जानना है कि कौन कौन से होते हैं और फिर ये जुड़ते कैसे हैं, बॉन्ड कैसे बनेंगे, श्रृंखला कैसे बनेगी, ये बेसिक चीज़ें और समझनी है। तब जाकर के न्यूक्लिक एसिड का जनरल चीज़ हमारी होती है। फिर उसके बाद डीएनए और आरएनए की संरचना रहती है। ठीक है? हो गया यहाँ तक? बढ़े आगे? चलिए आगे जो बढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। अब इन न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण। न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण द्वारा रेखीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण द्वारा रेखीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक रेखीय श्रृंखला होती है, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। कोशिका में यह कार्य महत्वपूर्ण एंजाइम द्वारा किया जाता है। कार्य पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस एंजाइम का देखें कि एंजाइम कौन से और कितने होंगे। बिना एंजाइम के ये काम होगा नहीं, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का। पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा ये काम किया जाता है। अब पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इनके कार्य करने की 2 शर्तें। यहाँ मैं आपको इस पूरे चैप्टर में जितने तरह के एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम काम आएंगे, सब एक साथ बताएंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि चाहे कोई सा भी पॉलीमरेज एंजाइम हो, 2 चीजें सब में कॉमन होती है। पहली चीज क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये हमेशा टेम्पलेट निर्भर संश्लेषण करते हैं। मतलब ये जो श्रृंखला बनाते हैं, ये टेम्पलेट पर निर्भर बनाते हैं। टेम्पलेट निर्भर संश्लेषण। टेम्पलेट को अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है सांचा।
साचा निर्भर या साचा आश्रित संश्लेषण कहा जाता है, टेम्पलेट डिपेंडेंट संश्लेषण। साचा तो समझते हो? एक्चुअली देखिए इनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज एंजाइम कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये बनाते हैं डीएनए आरएनए, मतलब आनुवंशिक पदार्थ। अच्छा, यहाँ पर आप देखो न्यूक्लियोटाइड एक नहीं है, कितने प्रकार हैं? 4 तो हैं कम से कम। डीएनए के लिए 4 है, आरएनए के लिए 4 है। तो जब बहुलकीकरण करते हैं तो एक समस्या आएगी कि इन 4 में से किसको पहले नंबर पे लगाएं, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन है, कैसे रिपीट करेंगे। अगर एक ही इकाई का बहुलकीकरण करना है तो बड़ा आसान है, जैसे ग्लूकोज इकाइयां जोड़ के अपन ने स्टार्च या ग्लाइकोजन बना दिया, उसमें समस्या नहीं है। यहाँ इकाइयां कितनी? 4। अब किस क्रम में इसको जोड़ें ये तो कैसे तय करेंगे। और वैसे भी इनको हमारे आनुवंशिक पदार्थ की कॉपी करनी है, तो जरा से भी गड़बड़ नहीं चाहिए। तो इसीलिए इनको बनाया ऐसा गया है कि बिना सांचे के काम ही नहीं करते। जैसे यूं समझो कि अगर फूलों को धागे में पिरो के माला बना सकते, अब अगर एक ही कलर के फूल हैं, पीले रंग के मान लो, तो माला बनने में कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से एक रंग की माला जल्दी से बन जाएगी। बहुलकीकरण तो ये भी है। लेकिन अगर आपके पास 4-5 कलर के फूल हैं, अब जैसे एक से ज़्यादा प्रकार के फूल हैं, तो आपके पास माला बनाने के 2 रास्ते। एक तो ये है कि कोई सा भी फूल उठा के एक के बाद एक लगा लो, बहुलकीकरण तो ये भी है, लेकिन ये है रैंडम, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कभी कोई सा भी फूल किसी भी रंग का लगा दिया। लेकिन इसको थोड़ा व्यवस्थित करें कि नहीं, हम एक सही पैटर्न से बनाएं, और हम उसको कहें कि नहीं आप तो एक काम करो, पहले 3 पीले फूल लगाना, फिर 2 लाल लगाना, बीच में एक सफ़ेद लगाना, फिर वापस 2 लाल, ऐसे रिपीट करना। अब उसको अपन ने एक पैटर्न बना दिया कि अपने को तो इस क्रम में चाहिए, समझे। तो ये थोड़ा व्यवस्थित, बहुलकीकरण तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ा पहले से क्या होगा, व्यवस्थित होगा। अब इसमें गलती ना हो, इसका आसान तरीका क्या है कि आप इसी पैटर्न की एक बनी बनाई माला सामने ला के रख लो, और उसको देख देख के बनाते जाओ तो जल्दी बनेगा। कि भाई 3 पीले लगाए, फिर ये, तो जिस पैटर्न में वो लग रहे हैं याद नहीं रखना पड़ेगा ना, देखते जाओ और लगाते जाओ। प्रकृति ने इन एंजाइम को ऐसा ही बनाया है। इनको साफ कहा है कि ऐसे अगर आपको कोई न्यूक्लियोटाइड ला के दे दे तो कुछ मत करना, पहले कहना कि पुराना सूत्र लेके आओ, उसको देख के उसी क्रम में बनाऊंगा। उसी पुराने सूत्र को क्या कहते हैं, टेम्पलेट, सांचा। ज़्यादातर मामलों में ये पुराना सूत्र डीएनए का होता है, कभी कभी आरएनए का भी हो सकता है। तो इसलिए इनको एक पुराना सूत्र चाहिए जिनके सामने ये देख करके नया सूत्र बनाते हैं। इसलिए इनका निर्माण हमेशा कैसा होगा, टेम्पलेट डिपेंडेंट संश्लेषण, अर्थात ये नया सूत्र हमेशा किसी पुराने सूत्र के सामने ही बनाते हैं, पुराने सूत्र के सामने ही बनाते हैं। इस पुराने सूत्र को टेम्पलेट सूत्र कहा जाता है। पुराने सूत्र को टेम्पलेट सूत्र कहते हैं, जो कि सामान्यतः डीएनए व कभी कभी आरएनए सूत्र हो सकता है। तो जनरली तो डीएनए का सूत्र होता है और कभी कभी आरएनए का सूत्र हो सकता है। टेम्पलेट निर्भर संश्लेषण। दूसरी इस एंजाइम की एक खास बात और ध्यान रखना, ये जितने भी एंजाइम हैं ये नया सूत्र हमेशा 5 से 3 दिशा में ही बनाते हैं। बहुलकीकरण की इनकी दिशा फिक्स है, किस दिशा में बहुलकीकरण करेंगे, 5 से 3। अब ये 5 से 3 क्या है, ये अभी अपन श्रृंखला बनाएंगे तब समझाएंगे। मतलब जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम हैं उनकी 2 शर्तें हैं काम करने की। पहला, पुराना सूत्र चाहिए जिसके सामने नया बनेगा,
और दूसरा निर्माण की दिशा एक ही रहेगी 5 से 3। समझ गए? अब इनमें प्रकार आते हैं आगे डीएनए आरएनए के हिसाब से, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।